प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में हम आपको जिस तरीके से एग्ज़ाम में मॉडल पेपर यानी पेपर आता है सेम उसी प्रकार का यहाँ पर हम क्वेश्चन बना के दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसका लाभ मिल ही रहा है उसी प्रकार आपके दोस्त को भी लाभ मिल सके। तो सबसे पहले आपके पेपर में आता है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में हम प्रश्न लिखा हुआ है और इसमें एक उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक उत्तर लिखे हुए। लेकिन आपके पेपर में 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक जो ऑप्शन सही होगा उसी पर टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 धातुएं होती हैं। 4 धातुएं कौन कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम को Li से, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से। अब आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त होते हैं? तो हम कहेंगे 7 आवर्त 18 समूह, ठीक है ना। 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह मॉडर्न पीरियडिक चार्ट में। आगे देखिए पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। याद रखिएगा डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। अब आता है आपके पास अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ध्यान दीजिएगा। धोने के सोडे का 2 उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे का 2 उपयोग क्या है? पहला नंबर कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में धोने के सोडे का 2 उपयोग है। अब देखिए दूसरा नंबर है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में धोने के सोडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग करते हैं? धोने के सोडा का। अब आगे देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। याद रखिएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा का एक रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं? शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है? खिलौने, मूर्तियां आदि बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं जब किसी के पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी टूट जाती है तो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद एक परत चढ़ा देते हैं, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्ति में भी सफ़ेद सफ़ेद परत होता है या खिलौने में, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जय प्रक्रम किसे कहते हैं? जय प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। लघु उत्तरी प्रश्न में कैसे क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ में धारा बहने लगती है। परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं एवं इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस तरीके से हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में समझ सकते हैं। अब जो हमारा टाइटल था, विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा अंतर लिखिए। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये हर साल पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से इस साल आएगा। बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, सिंपल है, इसलिए आपको इसे पढ़ के जाना है। तो देखिए सिद्धांत, जब किसी बंद परिपथ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। फिर समझते हैं, जब किसी बंद परिपथ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, यानी फाई में परिवर्तन होता रहता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी स्मॉल ई, और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यही है घटना, यही है सिद्धांत। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर और जनित्र में अंतर क्या होता है। तो देखिए, इसके 3 अंतर हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दो। तो यहाँ देखो, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है। पहला नंबर विद्युत मोटर में समझते हैं, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर समझिए, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसके द्वारा उत्पन्न धारा के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है और इसके द्वारा उत्पन्न धारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। तीसरा नंबर है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो इस तरीके से ये इसका अंतर 3 हो गया। अब देखो, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न में कैसे प्रश्न आते हैं ज़रा इसके बारे में समझेंगे। तो ये पहला जो प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में क्या अंतर है, यहाँ पे अंतर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिला के 4 अंतर दिए गए हैं और चारों याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट बना के जाना है। तो सबसे पहले हम श्वासोच्छ्वास और श्वसन 2 कैटेगरियाँ मैंने बनाई है, एक कैटेगरी में श्वासोच्छ्वास और एक कैटेगरी में श्वसन। तो श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें O2 ग्रहण की जाती है तथा CO2 मुक्त होती है
और यह एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा नंबर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऊर्जा नहीं निकलती, इसमें ऊर्जा निकलती है या इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वासोच्छ्वास में क्या है, इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है और श्वसन में इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, यह क्रिया श्वसन अंगों की अनुपस्थिति में होता है और यहाँ पर है यह क्रिया श्वसन अंगों की उपस्थिति में होता है। यानी श्वासोच्छ्वास में जो क्रिया हो रही है वो अंगों की अनुपस्थिति में हो रही है और श्वसन में अंगों की उपस्थिति में होता है। अब अगले अंतर में आते हैं, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। यानी श्वासोच्छ्वास में इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है और श्वसन में यह क्रिया एंजाइमों की उपस्थिति में हो सकती है। ठीक है, यह क्रिया एंजाइमों की उपस्थिति में हो सकती है। अगला और लास्ट वाला देखेंगे, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है और ये श्वसन में यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन